चलो बच्चों क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, याद है क्योंकि काफी गैप हो गया है हमें पढ़े हुए, हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दोनों रेशियोज याद है, फिनोटिपिक जीनोटिपिक, बताओ क्या क्या है? फिनोटिपिक 3:1, F2, F1 में तो 100% आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, और जीनोटिपिक और 1:2:1। ठीक है। टेस्ट क्रॉस की बात करूं अगर मैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1। ठीक है, लेकिन कब? जब पेरेंट कौन है आपका? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप लोगों को याद है कि जो F1 जनरेशन होती है वो वैसे तो क्या होनी चाहिए थी बच्चों? डोमिनेंट। लेकिन जो F1 जनरेशन है वो पेरेंट्स का क्या होता है? दोनों का मिक्सचर कैरेक्टर होता है। फ्लावर में जो पिंक कलर आया था, रेड और व्हाइट को जब हमने क्रॉस कराया था, बिल्कुल याद है तुम्हें। फिर हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था, उसमें क्या था कि दोनों ही जो भी एलील्स है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप, पूरा ए बी ओ नहीं, सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों इसके अलावा? मल्टीपल एलील्स बताए थे मैंने। आई जीन, हाँ लीथल जीन बताए थे कि लीथल जीन में जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है, 3:1 की जगह क्या हो जाती है? 2:1। ठीक है, कि अगर कोई भी जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा है और अगर वो लीथल है तो एफ जो भी जनरेशन होती है उसमें वो आपको नहीं मिलता। ठीक है। अब लीथल जीन जो है वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। फिर मैंने एक बीमारी बताई थी आपको प्लियोट्रॉपी में, दैट इज प्लियोट्रॉपी का क्या मतलब है कि एक जीन इज कंट्रोलिंग मेनी मेनी फंक्शंस। ठीक है। अगर उस जीन में गड़बड़ी हुई तो सारे फंक्शन रुक जाएंगे, जैसा था आपका प्लियोट्रॉपिक जीन। कौन सा जीन जो कौन सी बीमारी कर रहा है? फिनाइल कीटोयूरिया। ठीक है, तो होगा क्या उससे? अगर इस बीमारी में क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन है वो किस में नहीं कन्वर्ट होता? टायरोसिन में। और फिर क्या होता है? वो जो फिनाइल एलानिन है वो ब्रेन में, जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। कुछ नहीं कह रहे हम तुम्हें याद आ रही है कुछ बात इस? ठीक है। तो उसके बहुत सारे मैंने आपको क्या बताए थे? सिम्टम्स बताए थे। यहां तक हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी बच्चों। आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैंने आपको स्किन कलर बताया था। तो आज बच्चों हम क्या बात करने वाले हैं? पहले हम मेंडल के बारे में दोबारा से सोचते हैं। देखो मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट को क्रॉस कराया था और उन्होंने बताया था या तो प्लांट डुऑफ होगा या तो प्लांट टॉल होगा। मेंडल ने बीच की कोई बात नहीं करी थी, नहीं करी थी। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया था कि मेंडल अपनी जो भी जिस टाइम वो काम कर रहे थे उससे 100 साल आगे का सोच रहे थे। वो उस टाइम पे ये सारी चीजें लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायो में वो भी। ठीक है। थर्ड चीज क्या थी कि जितने भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे वो किसके साथ बिजी थे? डार्विन के साथ। और जो मेंडल का काम था वो उतना वाइडली पब्लिश नहीं हुआ था। तो हम सबसे पहले ड्रॉबैक देखेंगे मेंडल के, और फिर देखेंगे कि मेंडल का काम दोबारा से पब्लिश हुआ और वो जो काम पब्लिश हुआ उसमें बताया गया कि जो भी मेंडल ने बताया था वो एग्जैक्ट सही था। फिर उनकी चीजें किस तरीके से आगे आगे प्रूव हुई, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। आज नहीं, इस वीक हो जाएगी खत्म, लेकिन संडे को। संडे आज केमिस्ट्री क्लास नहीं है, पता नहीं, पर अभी तक तो मेरी ही क्लास है। चलो बच्चों हेडिंग डालिए। नहीं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ये वाला जेनेटिक बस। हाँ क्लासिकल। बच्चों हेडिंग डालो, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडल। क्या क्या ड्रॉबैक थे मेंडल के? हाँ चलो लिख देते हैं। ही डिड नॉट एक्सप्लेन इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स। चलो वो तो बात की बात है, अभी स्टार्टिंग में चलते हैं कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स। दूसरा बच्चों याद होगा आपको, मैंने बताया था कि मेंडल ने ये बता दिया था कि कोई भी कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है? फैक्टर, है ना? उसने फैक्टर बताए थे ना। लेकिन वो फैक्टर एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ है ये तो मेंडल को भी नहीं पता था, है ना? तो लोकेशन ऑफ फैक्टर वो किसको नहीं पता थी? मेंडल को। तो सेकंड मैं ये लिख देती हूँ कि फिजिकल लोकेशन ऑफ factors
was not known, ठीक है, बता ही नहीं पाया। थर्ड उन्होंने क्या किया बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को यूज किया बायो में, है ना। थर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वर यूज्ड, ठीक है। चौथी बात क्या कि बेचारे मेंडल जो थे उनका काम उतना वाइडली पब्लिश नहीं हुआ था, तो मैं लिख देती हूँ हिज वर्क was not widely published। तो ये सारी चीजें जो थी इसकी वजह से बच्चों मेंडल को क्या नहीं मिला था, सक्सेस नहीं मिला था। और मैंने आपको बताया था कि 1863 तक तो मेंडल ने काम किया, और पब्लिश कब किया था उन्होंने अपना काम बच्चों, 1865 अराउंड इन्होंने अपने काम को पब्लिश कर दिया था, है ना। 1865-66 अराउंड इन्होंने अपने काम को पब्लिश कर दिया था। अब बच्चों बात क्या थी, मेंडल कैसे बताते हैं कि फैक्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, जब तक क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई मेंडल कुछ बोल नहीं पाए, ठीक है। और हुआ क्या, 1900, देखो ये तो 1865 की बात है जब मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया। 1900 में, हाँ पहले लिख लो फिर चलते हैं आगे, लिख लो। नहीं, वो तो बीच में ही हो गया था, ठीक है। 1900 में कुछ बहुत अच्छी सी चीज हुई, वो अभी हम देखेंगे। 3 साइंटिस्ट आए थे अलग अलग, अभी बात करेंगे उस बारे में। क्या, हाँ क्रोमोसोम भी आएंगे जल्दी। अच्छा बच्चों ये लिखो, आज हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है, उसमें मुझे लिंकेज पढ़ाना है। चलो, अब हुआ क्या, 1865 में काम पब्लिश हुआ और ये सारी चीजें साथ में थी, तो जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। फिर आई बात बच्चों 1865 से सीधा हम किस पे चल रहे हैं अब, 1900 पे। सो 1900 में बच्चों 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, जिन्होंने मेंडल के काम को क्या करा बच्चों, रीडिस्कवर किया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हु रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, 1900 में उन्होंने क्या किया, मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। नाम क्या क्या है उनके, देख लो, तीनों के नाम लिख देती हूँ मैं। एक थे कौन, कार्ल कॉरेंस, दूसरे थे ह्यूगो डीवरीज। ह्यूगो डीवरीज का नाम सुना है आपने, जैसे डार्विन एवोल्यूशन से रिलेटेड है, ह्यूगो डीवरीज ने भी एवोल्यूशन पे बहुत काम किया है, तो हम एवोल्यूशन में इनको दोबारा से देखेंगे। तो एक तो कार्ल कॉरेंस थे, एक ह्यूगो डीवरीज थे, और एक थे आपके वॉन टेशरमार्क, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या किया बच्चों, 1900 में मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया, और रीडिस्कवर करके क्या बताया कि जो भी मेंडल हमें बताकर गए थे वो सब क्या था, सच था। और इसी के बाद एक्चुअली में मेंडल को किसका टाइटल मिल गया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स का। तो पहले इसको नोट करो फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। पूछो। 1900 के आसपास ही, 1901 के आसपास ही। हाँ हाँ, किसकी, हाँ, लेकिन क्रोमोसोम की थोड़ा लेट हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे जैसे आता जा रहा था, ठीक है, हम लोग अच्छी सी चीजों को देखते जा रहे थे, वो अलग है। हाँ, एक ही लेक्चर पढ़ाऊंगी उसका, लेकिन पढ़ाऊंगी क्योंकि उस पे क्वेश्चन आते हैं। चलो बच्चों, 1900 तक की कहानी ये है। अब अगर हम इससे 1-2 साल ही आगे चलते हैं बच्चों, तो उस पे क्या डिस्कवर हो गया था, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम डिस्कवर हो गए थे। अब देखो बच्चों, 2 साइंटिस्ट हैं, दोनों के नाम याद होने चाहिए, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। 2 साइंटिस्ट हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट, दोनों के नाम याद होने चाहिए। क्या नाम है उन दोनों के, सटन एंड बोवेरी। तो जो सटन एंड बोवेरी थे बच्चों, ये लगभग किसकी आसपास की बात है, 1901 की ही बात है। 1901 से 1902 के आसपास ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
क्योंकि अब क्रोमोसोम डिस्कवर हो चुका था, तो ये किसके साथ पढ़ाई कर रहे थे? क्रोमोसोम्स के साथ। अब इन्होंने क्या करा बच्चों, क्रोमोसोम्स को उन फैक्टर्स से कंपेयर किया जिसकी बात कौन कर रहे थे? मेंडल। तो उन्होंने क्या करा बच्चों, क्रोमोसोम्स को क्या करा, कंपेयर करा मेंडल के फैक्टर के साथ, और उन्होंने पाया कि जो भी फैक्टर्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो किसके पैरेलल चल रहा है? क्रोमोसोम्स के। जैसे कि मैं दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स साथ साथ लिख रही हूं, बोथ, देखते जाओ, फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर, पेयर में होते हैं बच्चों। फैक्टर कौन से थे? किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो फैक्टर क्या था? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और क्रोमोसोम क्या थे? ऐसे। एक्चुअली में उसी के ऊपर तो क्या था? फैक्टर। तो सही बात बोली उन्होंने। तो ये सटन एंड बवरी क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं फैक्टर को किससे? क्रोमोसोम से। दूसरी चीज इन्होंने बोली, चाहे फैक्टर हो या क्रोमोसोम हो, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट। भाई मेंडल ने भी तो यही बोला था कि फैक्टर तो पेयर में होते हैं और वो सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये बताया कि दे बोथ segregates from each other at the time of gamete formation। सही बात, सही है ना? तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, मेंडल ने एक और लॉ दिया था बच्चों, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, है ना? तो इन्होंने भी ये बोला कि ये जो पेयर्स हैं ये सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली, मतलब कि जो अगला गैमेट बनेगा उसमें कोई सा भी क्रोमोसोम जा सकता है। अब क्रोमोसोम के ऊपर कोई सा भी एलील जा सकता है। याद करो मैंने मियोसिस में आपको पढ़ाया था, है ना, कि इक्वेटर पे लाइन होगा और दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी। अब उस पोल पे और उस पोल पे कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है वो डिपेंड करता है कि उनकी अलाइनमेंट किस तरीके की है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड चीज क्या है, यहाँ इन्होंने लिखा था independent pairs separates independently। अभी मैं इस चीज को एक ही एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोग बच्चों इसके गैमेट कैसे बनाते थे? 4 गैमेट्स बनाते थे। कैसे? टी आर टी आर। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये आपस में सेग्रीगेट हो रहे हैं, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, तभी तो हम इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहे थे। तो यही बात किसने बोली बच्चों? सटन एंड बवरी ने। और इसको हम क्या बोलते हैं कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी जो कैरेक्टर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं वो किसकी हेल्प से जा रहे हैं? क्रोमोसोम्स की वजह से। एंड दिस थ्योरी इज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या बता रही है? पैरेलल बिहेवियर ऑफ फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स। तो मैं यही कहीं लिख देती हूँ, नोट में लिखते हैं इसको, दैट दिस थ्योरी tells about the parallel behavior of factors and chromosomes। पहले इसको नोट करो बच्चों, फिर हम ट्विस्ट लेकर आएंगे। सेल से कम क्वेश्चन थे क्योंकि सेल ज्यादा किसके थे? जेनेटिक्स। अच्छा, अच्छी बात है। सेल तो हमने बहुत करा है। सही है, बना लो बच्चों नोट्स जिसको भी बनाने हैं।
अभी नेक्स्ट पॉइंट वही है। हो गया बच्चों, लिख लिया आराध्या? देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पूछा जाता है किसने दिया? तो एक और हमारे नए बायोलॉजिस्ट, दैट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, ही experimentally तो इन्होंने क्या किया था बच्चों? ही एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से चैप्टर और इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, सबसे पहली बात तो अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या लिया था? पी प्लांट। इन्होंने क्या लिया था? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई। तो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया बच्चों? एक्सपेरिमेंट के लिए ही चूज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का कॉमन नेम क्या है बच्चों? फ्रूट फ्लाई। अब मेंडल ने पी प्लांट चूज किया था, उसके पीछे कुछ रीजन था या नहीं था? कि उसकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, एक बार में ज्यादा सीड्स आती हैं, बाइसेक्सुअल होता है लेकिन मैं कंट्रोल ब्रीडिंग कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें थी कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया है तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। क्या रीजन है? देखो, सबसे पहली बात तो इसके क्रोमोसोम को स्टडी करना आसान है क्योंकि इसके पास कितने क्रोमोसोम है? 8। ठीक है, इसकी मैं पहले एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, व्हाई डिड, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये लिखा है आप लोगों ने? चलो, सो व्हाई डिड मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला? सिंपल। देखो, पहला तो उसकी जो डिप्लॉइड सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम है बच्चों? 8। तो 8 क्रोमोसोम को पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है, और कोई ऑर्गेनिज्म लेंगे तो उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे 8 ही क्रोमोसोम है। दूसरा, मेल और फीमेल के साइज में क्या है? डिफरेंस, जिसको आप देख के भी पता लगा सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकंड क्या था? मेल एंड फीमेल हैव size difference which can be easily observable। ठीक है, जिसको हम बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते थे। ठीक, तीसरी चीज क्या बच्चों, कि इसको ना मतलब पालना इतना मुश्किल नहीं था। आर्टिफिशियली कल्चर मीडियम दो, आप बनाना बनाना रख दो, उसमें आराम से ब्रीड करेगी। ठीक है, तो इट कैन ब्रीड easily in artificial मीडियम। तो जो भी आर्टिफिशियल मीडियम आप लैब में प्रोवाइड करेंगे उसमें बहुत आराम से क्या कर सकता है? ब्रीड कर सकती है। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट बच्चों, कि इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत आराम से स्टडी कर सकते हैं। सो यू कैन स्टडी, तो कैन बी स्टडीड इजीली अंडर माइक्रोस्कोप। पूरा का पूरा, कि आई का कलर, विंग का कलर, नहीं नहीं, बात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नहीं है, बात है हम किसी को भी पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को पढ़ना कंपैरेटिवली इजी होता है किसी से, है ना? तो इसका साइज इतना है कि हम उसको इजीली
जो है वो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये मेंटेन भी तो करना है हमें कि उसकी ब्रीडिंग अच्छे से हो पाए। तो आर्टिफिशियल मीडियम में हम इसको सही से कल्चर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, एक बार ब्रीड करेगी तो बहुत सारी प्रोजिनी देगी। अ सिंगल ब्रीड कैन प्रोवाइड मल्टीपल प्रोजिनीज, ठीक है। सिंगल ब्रीडिंग प्रोवाइड्स मल्टीपल, या मैंने लिख देती हूँ ना, ठीक है। तो बहुत सारी ड्रोसोफिला जो है वो आ जाएंगी एक ही बार ब्रीड करने से। इसलिए इन्होंने किसको चूज किया बच्चों? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। पहले इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारे ये थे थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने ना डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कराई थी। सुनते जाना, इन्होंने क्या किया था बच्चों? थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा है लेवल। तो जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, उन्होंने क्या करवाई थी बच्चों? बहुत सारी क्या कराई थी? डाई हाइब्रिड, ठीक है। किस में कराई थी? ड्रोसोफिला में। अब अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाई है तो कुछ कैरेक्टर्स तो होने चाहिए जिसके लिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई होगी। होने चाहिए या नहीं? तो 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में है, एक बार मैं उसको बता देती हूँ। एक तो जो आपकी ड्रोसोफिला है उसका बॉडी का कलर, मैं 3 कैरेक्टर्स बता रही हूँ आपको जिसके लिए उन्होंने क्या कराई थी बच्चों? डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहला है आपके ड्रोसोफिला का बॉडी कलर, ठीक है। दूसरा है उसकी आंखों का कलर जिसको हम बोलते हैं आई कलर। विंग का साइज, ठीक है। थर्ड जो है दैट इज विंग साइज। विंग समझते हो? उसके जो भी पंख हैं। तो ये इन्होंने 3 कैरेक्टर लिए। अब ऑब्वियस सी बात है इस कैरेक्टर के क्या होंगे? 2 ट्रेड्स होंगे, ठीक है। अब बॉडी के 2 कलर हो सकते हैं बच्चों, कौन कौन से? एक तो होगा ब्राउन। सुनते जाना, एक बार पहले ये याद हो जाए तुम्हें तो सब सही हो जाएगा। एक कलर है क्या, कौन सा बॉडी का? ब्राउन। और दूसरा कलर है येलो, ठीक है। एक कलर है ब्राउन, दूसरा कलर है येलो। अभी बताऊंगी, पहले हम एक बार ट्रेड्स देख लें सारे। देखो, आई कलर में 2 आंखें हैं इसकी, एक है रेड और नहीं, दूसरी है वाइट, ठीक है। विंग कैसे, कौन सा कलर है ये विंग, ठीक है। आप देखो, तीसरा जो विंग का साइज है या तो हो सकता है छोटा हो या नॉर्मल साइज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके भी 2 कैरेक्टर्स लिख देती हूँ। या तो ये नॉर्मल होगा या फिर कैसा होगा बच्चों? मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब समझते हो? छोटा, ठीक है। तो ये सारे क्या लिखे हैं मैंने ग्रीन कलर से? ट्रेट्स। अब इनमें से डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है बच्चों, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है? तो इसमें जो ब्राउन है वो कैसा है बच्चों? डोमिनेंट। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे ब्राउन को कैसे लिखना चाहिए? कैपिटल बी, पर यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखेंगे इसको ऐसे, येलो का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे कर देंगे, और ब्राउन येलो से डोमिनेंट है ना, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? वाई प्लस, इसका मतलब होता है वाइल्ड टाइप। क्या मतलब होता है? वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का क्या मतलब होता है? डोमिनेंट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेसेसिव वाले पे क्या लगा देते हैं? पॉजिटिव। अब अगर मैं बोल रही हूँ ये W है और ये W प्लस है, तो समझ में आ रहा है कौन है डोमिनेंट? रेड, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये M है और ये क्या है? हाँ है, वो आगे उनकी क्रॉस में देखेंगे। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कौन सा मेल कौन सा फीमेल, तुमने पढ़ लिया? हाँ, सही बोल रहे हो वैसे, लेकिन चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले इसको लिखो बच्चों। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि 3 कैरेक्टर्स लिए थे, बॉडी कलर, आई कलर और कौन सा? वेदांश कॉपी ठीक से, विंग साइज। बॉडी कलर 2 थे, ब्राउन और येलो, जिसमें येलो कैसा है? रेसेसिव।
ब्राउन कैसा है? डोमिनेंट। जो डोमिनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वाइल्ड टाइप। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जरूर देख लेना बच्चों। ठीक, अब हुआ क्या था बच्चों, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें एक चीज मिली। देखो मेंडल ने क्या कहा था, वापस आओ, अब समझो बच्चों कुछ चीजें। मेंडल ने बात की थी किसकी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। क्या बोलता है ये लॉ कि जो एक पेयर है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली दी अदर पेयर। ठीक है, अब ये याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एलील्स जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हों। जैसे कि अभी देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो अब आएगा। यहाँ मैंने कैपिटल टी लिख दिया, यहाँ स्मॉल टी लिख दिया, यहाँ मैंने कैपिटल आर लिख दिया, यहाँ मैंने स्मॉल आर लिख दिया। तो ठीक है भाई, ये अलग हो जाएंगे, इसको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस क्रोमोसोम पे है वो दूसरा क्रोमोसोम पे है। एंड व्हाट इफ कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए बच्चों, देखना कंडीशन को मैं चेंज कर रही हूँ बच्चों। यहाँ पे मैंने कैपिटल टी स्मॉल आर लिख दिया, यहाँ पे मैंने स्मॉल टी कैपिटल आर लिख दिया। सपोज मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ गैमेट्स बनाओ, तो अब क्या आप कुछ भी गैमेट बना सकते हो? नहीं। अब ये क्रोमोसोम जब जाएगा तो कैपिटल टी के साथ हमेशा क्या ही आएगा? स्मॉल आर। समझ रहे हो? जब तक मेंडल बात कर रहे थे तब तक पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे थे, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए थे वो किस पे थे? अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। अभी तक कुछ ऐसा आया ही नहीं था। लेकिन ये किसने देखा? थॉमस हंट मॉर्गन ने, कि ज्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं जो प्रोजनी में बन रहे हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? अपने पेरेंट्स से। इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली क्या नहीं हो रहे बच्चों? सेग्रीगेट। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हो सकता है कि ये जो एलील्स हैं ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट। इतना समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूं नॉर्मली कि इसमें से और इसमें से लिंक्ड जीन कौन से हैं? लिंक्ड का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में साथ जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर। ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। तो लिंक्ड जीन क्या होता है बच्चों? वो हमेशा कोशिश करते हैं साथ में जाने की। अभी तक तुम्हें समझ में आया? चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों मियोसिस पे। ठीक है, मैं यही वाला क्रोमोसोम उठा रही हूँ, इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, मियोसिस की। ये क्या कर रही हूँ? देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, इसमें मियोसिस होना है तो होगा क्या बच्चों? ये अगर मैं बोल रही हूँ, इधर देखो अर्णव, इधर देखो, लिखोगे बाद में, ये वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चों की ये जीवन फेज का क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर मैंने बोला जीवन फेज का क्रोमोसोम है तो एस फेज में जाते जाते क्या हो जाएगा इसका? डीएनए डबल। तो जरा हम डीएनए नहीं होते, लेकिन मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें? थ्रेड्स तो नहीं दिखा सकते ना। तो मैं बस ये बता रही हूँ कि जीवन में अभी क्या है कि क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ है, लेकिन एस फेज में जाते जाते क्या हो जाएगा? ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेगा बच्चों, डीएनए की कॉपी हो जाएगी इधर भी। और ये मैं क्या बना रही हूँ? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, पता है ना आपको? अब इधर देखो, यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? इसकी कॉपी हो रही है यहाँ पे। चलो इधर बताओ। चलो ये हो गया। अब याद करो, मियोसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों। ये सेल मान लो एम फेज के अंदर चली गई और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। हाँ, तो अभी अगर मुझे इसके गैमेट्स बनाने हैं, ठीक है, हम तो गैमेट्स बनाएंगे क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा बच्चों? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। हाँ, देखो ध्यान से देखो इसको, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है।
ये इसकी नॉन सिस्टर है। याद आ रहा है तुम लोगों को, मैंने सब पढ़ाया हुआ है ये तुम्हें। कि अब ये बताओ मुझे क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होती है। हाँ, क्वेश्चन भी था ये आपके टेस्ट में ना। अब देखो मैंने लिखा, ये क्या है बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसमें क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कुछ ऐसी होगी या नहीं, आप मेरे को बताना। एक सेगमेंट तो ऐसे ही रहेगा, दूसरा सेगमेंट ऐसे बना रही हूं मैं। याद है बच्चों, ऐसे ही होती है ना क्रॉसिंग ओवर। अब मेरे को आप एलील्स बताओ कैसे कैसे बनाऊंगी मैं। इधर क्या आएगा? इधर, इधर, और इधर, 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 और यहाँ। अब आपको याद है बच्चों, ये सेगमेंट टूटता है और उससे चिपक जाता है। किधर? यहाँ। सही बोल रहे हो। हम्म करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हें दिखाना है ना। ओवरलैप तो करते ही हैं, लेकिन तुम लोगों को दिखाने के लिए ऐसा बनाना पड़ता है। ठीक। अब सुनो मेरी बात। अब याद है आपको, जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये इसका क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटेगा और इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि जो भी नए क्रोमोसोम बनेंगे वो कैसे होंगे? वाइट से बना रहे हैं ना क्रोमोसोम हम, इसके बाद जो भी नया बनेगा वो ऐसा होगा या कैसा होगा, आप मुझे बताओगे? बताओ। यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल आर ना। उधर, इधर, ऐसा है। अब बच्चों जब मियोसिस होगी तो ये बीच में से टूट जाएगा सेंट्रोमियर से। याद है आप लोगों को? मियोसिस का लेक्चर पढ़ा है इहा तुमने? नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। चलो बच्चों, अब क्या होना है? मियोसिस तो ये सेंट्रोमियर से टूटेंगे। अब मुझे गैमेट्स में बताओ कैसे कैसे क्रोमोसोम जाएंगे। इसके 4 हो जाएंगे ना, ऐसे। बताओ बच्चों कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? कैपिटल टी, ठीक है। अब जरा, अब ये किसी भी तरीके से कंबाइन हो सकता है, वो तो आप लोगों को पता ही है क्रॉस करने में। अब आप बच्चों इसको कंपेयर करके देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स से दो चीजें अलग आई हैं? कौन से? ये दो बीच वाले है ना, ये इनसे मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हाँ, मतलब दो इसमें ऐसे होंगे जो पेरेंट्स से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इसका मतलब ये कि क्रोमोसोम्स जो है, हमने बोला कि यहाँ पे सपोज करो ये कैसा है बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसके गैमेट्स क्या बन रहे हैं? मतलब यही कुछ गैमेट्स बनेंगे। तो इसमें हमने क्या बनाया बच्चों, क्योंकि ये तो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे इसलिए ऐसे गैमेट्स बने। लेकिन अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पे भी नहीं है, ये सेम पे भी है, तो भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसे गैमेट्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ बच्चों, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑल्दो लिंकेज हो किसी भी जीन में, ऑल्दो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, लेकिन ऐसा हो सकता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से कि हमें नया कुछ मिले देखने के लिए। हाँ, अभी बताऊंगी कि ऐसा हो सकता है कि नया कुछ मिले देखने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले। लेकिन ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि मुझे जो पेरेंट है उससे अलग कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है। इधर देखो, पहले इसको समझो। हम्म हम्म हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब लेकिन यहाँ पे तुमने दो ही लिए हैं, तुम कैसे भी करके देखोगे यही बनेगा।
ठीक है, अभी तो यही बनेगा, लेकिन जब होता है तो बहुत सारे होते हैं एलील्स, वहां पे बहुत सारे जीन होते हैं। मैं क्या बता रही थी बच्चों, देखो क्रॉसिंग ओवर से भी हमें अलग अलग क्या मिल गए, जीन्स मिल गए, जैसा कि हमें किस में मिल रहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मिल रहा था। पर बच्चों ये बात ध्यान रखो कि इसमें जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट का मतलब पता है क्या होता है, जो पेरेंट के जैसा नहीं है, जो नया बना है। तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वहां तो फिक्स है कि पेरेंट से अलावा भी आपको कोई मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। अब कोई आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा रिकॉम्बिनेंट, वो किस पे डिपेंड करता है कि दो जो जीन है वो कितना दूर है। अब इस चीज को समझो, पहले लिख लिया। हाँ। हम्म। जब लिख लो तो बताना बच्चों, मुश्किल तो नहीं लग रहा है अभी तक, यहाँ को लग रहा है ना। हम्म। हाँ, लेकिन हम एक साथ सबको नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए। एक एक करके पढ़ते हैं। जब हमारे कॉलेज में शायद जेनेटिक्स थर्ड ईयर में थी, तो हम लोगों को ना ऐसे दिया जाता था पूरा डेटा इस पे। इससे ना मैं तुम्हें बताऊंगी कि जीन की लोकेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लिंकेज से, कि कौन कौन सा जीन कितने सेंटीमॉर्गन दूर है, ऐसे ऐसे करके। तो हम लोगों को पूरा यूनिट है इसकी, तो हम लोगों को पूरा चार्ट दे दिया जाता था, और हमें ऐसे बोला जाता था कि बनाओ बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, और उसका कौन सा जीन कहाँ है, पूरी लोकेशन मैपिंग बतानी होती थी हमें। तो मैं भी तुम्हें सिखाऊंगी, थोड़ा सा आइडिया दूंगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है। क्या, तुम्हें तो आइडिया देना है ना, हम तो पूरा एक्सपेरिमेंट करते थे ना। हाँ, मतलब डेटा जो हमें मिलता था पूरा पूरा, बड़ा बड़ा दो दो पन्नों का। अच्छा, इतना समझ में आया बच्चों तुम्हें। तो मैंने आपसे पूछना है, इधर देखो। अब मैं आपको दो तरीके के लिंक्ड जीन दिखा रही हूँ। एक है लिंक्ड जीन ये, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे दिखा देती हूँ। मान लो एक है क्रोमोसोम ए, सॉरी क्रोमोसोम बोल रही हूँ, एक है जीन ए, एक है जीन बी, और दूसरा है जीन सी। तो देखो ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो हो सकता है, मतलब ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर में दूसरे के पास ना जाए। समझ रहे हो? तो जितना पास पास होगा कोई भी जीन, प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसा का ऐसा ही नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। और जितना दूर होगा, है ना, इसको कट के अलग से जाना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लिंक्ड है ना, तो वो जाते ही पास पास हैं। क्योंकि एक देखो, अगर कोई क्रोमोसोम आपस में ही दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी होती ही है कि वो दोनों साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, क्योंकि डीएनए कटेगा, है ना, डीएनए को कटने के लिए भी स्पेस चाहिए ना। जरूरी थोड़ी है कि इसके बीच में से कटिंग हो जाएगी प्रॉपर। यहाँ से कट होना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू उन दोनों के बीच में से। इजीली, हाँ। कौन से होते हैं? चांसेस की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि ए और बी जो है वो कभी भी दूसरे रिकॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन चांसेस किसका ज्यादा है? सी का, है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा इजीली क्रॉसिंग ओवर हो पा रही है। ठीक बच्चों, अब मैं तुम्हें उस क्रॉस पे लेके चलती हूँ जो किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, दो क्रॉस किए थे, दोनों क्रॉस को देखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि जो जीन है उनकी लोकेशन हम कैसे पता करते हैं क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो बच्चों क्रॉस ए, डाई हाइब्रिड क्रॉस थी, तो दो कैरेक्टर्स लिए थे इन्होंने। अब, हाँ अब आ गए ना, सीधा सीधा। अभी तक तो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि लिंकेज एक्चुअली में होती क्या है। लिंकेज समझ में आई बच्चों, दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे और वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं। ठीक है, बट हो सकता है क्रॉसिंग ओवर हो जाए और हमें एक नया कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीकॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, अब याद करो मैंने आपको तीन कैरेक्टर्स लिखवाए थे जिसपे थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। जरा इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे थोड़ा सा अपनी हेल्प के लिए। चलो चलते हैं बच्चों, जहां डिफिकल्ट लगे उधर ही रोकना। ठीक है, अभी तक लग रहा है क्या? चलो फिर ठीक है।
नहीं नहीं, चुपचाप की बात नहीं है, थर अगर लगेगा तो बताना है। देखो, समझो इस चीज को, पहले तो हम करने क्या वाले हैं बच्चों। ड्रोसोफिला में मैंने तुम्हें कितने क्रोमोसोम बताए थे, नंबर 8। 8 में से 6 उसके ऑटोसोम होते हैं, और एक पेयर कैसा है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक पेयर कैसा है, सेक्स क्रोमोसोम, और उसका भी सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में क्या होगा बच्चों, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे भी फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, और मेल में क्या होगा, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है। वाई ऐसा दिखा रखा है, एनसीईआरटी में ऐसा दिखाया हुआ है, तो मैंने भी ऐसे ही बना दिया। नहीं नहीं ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेट करूंगी क्योंकि मुझे पूरा पूरा चार्ट बनाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो चीजों का, तुम्हें बनाने नहीं आएगा। ये मैंने यहाँ पे सेंट्रोमियर बना दिया। ठीक है, इस पे भी होगा सेंट्रोमियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखो, फीमेल के जो भी कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने वो रेसेसिव कैरेक्टर लिए थे। कैसे लिए थे, रेसेसिव। और मेल के कैसे कैरेक्टर लिए थे बच्चों, डोमिनेंट को दूसरा क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, है ना, सेंट्रोमियर है। तो एक क्रॉस में उन्होंने क्या कराया बच्चों, बॉडी कलर और आई कलर को क्रॉस कराया। ठीक है, बॉडी कलर और आई कलर को, अभी पहले मेरे को यहाँ पे फिल करवाओ डेटा। बॉडी कलर में फीमेल का कलर क्या होगा अगर वो रेसेसिव है तो, और इधर आई कलर क्या होगा इधर फीमेल का, बच्चों ध्यान से, और इधर रेड। अब मुझे इसके एलील्स किस पे बनाने हैं, इस क्रोमोसोम पे। ठीक है, येलो को किससे रिप्रेजेंट करूं, वेदांश। यहाँ पे व्हाइट को, अब फीमेल रेसेसिव तभी येलो व्हाइट शो होगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू होगा। समझ में आ रहा है। देखो, फीमेल को हमने रेसेसिव लिया है, इधर देखो, बॉडी कलर में रेसेसिव क्या है, येलो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। ठीक है, फीमेल हो गया हो गया, वो है इसलिए मैंने यहाँ दोबारा लिखा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये रेसेसिव है, ये एक्सप्रेस कब होगा, जब इस क्रोमोसोम पे भी सेम चीज होंगी, दोनों एरिल्स। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल वाई, और ये तुम्हारे क्या हो गए, पेरेंट। क्या है ये, ठीक है। मेल बताओ बच्चों, मेल कैसा होगा, वाई क्रोमोसोम पे तो कोई जीन ही नहीं है, तो एक्स क्रोमोसोम पे जीन है और वाइल्ड वाला जीन है, तो ब्राउन बॉडी, रेड आई, कैसे रिप्रेजेंट करूं, वाई प्लस। ये बनाना समझ में आया कि मैंने बनाया क्या है, पहले ही बताओ। अर्णव समझ में आया, सॉरी अथर्व समझ आया, समझ आया तुम्हें। हाँ पूछो। क्योंकि ये जो भी जीन की हम स्टडी कर रहे हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। नहीं, वाई उसका कंप्लीट होमोलोगस होता ही नहीं है एक्स का। ठीक है, अभी हम डिजीज पढ़ेंगे तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो होता क्या है ना, कभी कभी कोई डिजीज फीमेल्स में और मेल में एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है। अब होता क्या है, अगर फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम के जीन में प्रॉब्लम है तो उसका दूसरा एक्स क्रोमोसोम काम कर लेता है, तो उसको उतनी बीमारी का पता नहीं लगता, वो सिर्फ कैरियर होती है बीमारी की, उसको नहीं पता लगता। लेकिन अगर मेल में वो जीन खराब हो गया तो वो एक ही बार में बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसका दूसरा एक्स क्रोमोसोम का कोई काउंटर पार्ट है ही नहीं। समझ में आया। वाई क्रोमोसोम जनरली मेल को मेल बनाने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो वाई क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, वो जो मेल वाले जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो वो इस क्रोमोसोम पे होते हैं, सारे जो भी मेल के कैरेक्टर्स के लिए होते हैं। अभी बच्चों ये क्रॉस बनाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है। अब इस डेटा को पीछे लिख लूं, अब समझ में आया तुम्हें ये डेटा है क्या। अब हमें इसका क्रॉस बनाना है और क्रॉस देखना। लिख लो। यूजलेस कुछ नहीं है बच्चों, सब काम की चीज है।
अथर्व लिख लो फिर बताना। पॉलिना क्या बताना है, एक बार दोबारा लिख के बताओ पूरा प्रॉपर। चलो बच्चों हम चलते हैं अपनी क्रॉस पे। ठीक है, अब हमें क्रॉस करनी है इसकी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स। ठीक है, चलो इसके गैमेट्स बनाओ बच्चों। पेरेंट है तो गैमेट में क्या हो जाता है, सब कुछ अनपेयर हो जाएगा। तो इसके कैसे गैमेट बनेंगे, एक ही तरीके के, यही गैमेट बनेगा बच्चों इसका। और उसके कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, दो टाइप्स के गैमेट। कौन कौन से, एक ऐसा और एक ऐसा। इस गैमेट पे क्या लिखूं, एक मिनट व्हाइट पेन से लिखेंगे, वाई पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे वाई क्रोमोसोम। ठीक, अब पनेट स्क्वायर तो क्या ही बनाना, इसके लिए हमें पता है अगर फ्यूजन होगी तो एक बार ये इसके साथ जाएगा, एक बार ये इसके साथ जाएगा। तो जरा F1 जनरेशन हम लोग बना के देख लेते हैं। F1 आ रहा है समझ में, अभी तक आ रहा है। अच्छा ओके, द क्रोमोसोम्स दैट आर, एक मिनट बच्चे मैं बस जवाब दे दूं। जो क्रोमोसोम्स दूर होते हैं ना, तो उसका क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर से वो सेपरेट हो जाएंगे। इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लिंक्ड जीन्स। जो लिंक्ड है जीन्स तो वो क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज ही पास ऑन होते हैं। ठीक, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इसीलिए स्टेटमेंट दिया है। ठीक, हाँ शौर्य पूछो। किसकी, देखो सेक्स भी डिटरमाइन कर रहा है ना, और 50% चांस हो सकते हैं कि इसमें मेल बने या फीमेल बने, है ना। तो इसको भी करना पड़ेगा ना हमें, एक बार ये इसके साथ जाएगा, एक बार ये इसके साथ जाएगा। किसमें, उस पे जीन नहीं है, ये वाले बॉडी कलर और इसके आई कलर के बाकी जीन्स तो हैं। वही तो जीन्स होंगे। चलो हम पूरे ही गैमेट्स बनाते हैं, इफ यू आर कंफ्यूज्ड। आप समझ में आया, इसके गैमेट्स ये बने, ठीक है, उसके गैमेट्स वो बने। और ये गैमेट्स क्या है बच्चों, ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स वाई है, तो भाई ये एक्स सेपरेट हो गए और ये एक्स वाई सेपरेट हो गया। यही तो हम पढ़ते हैं। नीचे वाला नहीं, अभी हम क्रॉस करेंगे। हाँ ओके, अब वाई वाइट कलर का हो गया। अब ये देखो बच्चों, अब क्या होना है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन दोनों का फ्यूजन। अब मुझे बताओ बच्चे कैसे बनेंगे इनके। चलो हम सारा ही बना के देखेंगे, ताकि तुम लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन। अभी रुको, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे वो प्रोबेबिलिटी बना के देखने वाले हैं। ठीक है, 50% चांस है मेल के, 50% फीमेल के, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। हम्म, अब देखो बच्चों, एक बार ये इसके साथ जाएगा। वैसे हमें चार बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा दो से भी काम बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सेम ही हैं। तो ज्यादा हम उसको ना झोल करते हुए ऐसे ही बनाते हैं। इधर देखो, ये सेम है, क्या है इसके ऊपर, कैपिटल वाई और कैपिटल डब्लू। समझ में आया, इधर क्या आ जाएगा, डब्लू। अब एक बार ये वाई क्रोमोसोम के साथ आएगा और एक बार, ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या है, मेल है या फीमेल है, फीमेल है।
क्योंकि इसके पास दो क्या है, एक्स क्रोमोसोम। और कैसी फीमेल है बच्चों, डोमिनेंट आ गया यहाँ पे। कैसी फीमेल है, वाइल्ड, है ना। डोमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप। और ये क्या बना है आपका, मेल, जिसके पास क्या आ गए हैं, रेसेसिव कैरेक्टर्स। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को क्रॉस कराते हैं। पहले आप ये बना लीजिए, फिर हम देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट समझना। इसके बाद एक और क्रॉस तुम मुझे बना के दिखाओगे, फिर मैं तुम्हें डिस्टेंस बताऊंगी। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ वेदांश पूछो। कौन सा, F1? देखो ना, ये दो गैमेट्स बन गए, ये दो गैमेट्स बन गए। अब हम फ्यूजन ही तो कराते हैं। एक बार इसके साथ होगी फ्यूजन, एक बार इसके साथ होगी, इसकी भी एक बार इसके साथ होगी, इसके साथ होगी, बनेंगे ये दोनों ही ना। क्या हुआ, क्योंकि इसके पास ये वाला आ गया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब डोमिनेंट। अब फीमेल कैसी हो गई, वाइल्ड। डोमिनेंट को हम वाइल्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पॉजिटिव से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अभी हमें ऐसा करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब देखो हमारे पास भी एक्स एक्स होता है, मेल के पास एक्स वाई होता है, लेकिन 50% चांस ही है ना। गड़बड़ हो गया था इसलिए मैंने हटा दिया। यहाँ पे भी एक्स एक्स है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। तो एक्स के साथ एक्स आएगा तो फीमेल, एक्स के साथ वाई आएगा तो मेल। ऑलवेज 50% चांस। इनमें और हमें क्या डिफरेंस है, मेल रेसेसिव हो गया। ठीक है, अब मेंडल क्या करते थे बच्चों, जो F1 आती थी इसको आपस में क्या करा देते थे, क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कराएंगे बच्चों, जो F1 आया है, ये रहा हमारा F1 जनरेशन। अब हम इसे क्या कराएंगे बच्चों, आपस में क्रॉस। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, गैमेट्स। इधर देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, गैमेट्स। अब तुम मुझे बताओ गैमेट्स कितने टाइप्स के बनेंगे इसमें। देखो, Y W, Y प्लस W प्लस, क्या क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर तो हमेशा होगी क्योंकि गैमेट बनेंगे। क्या क्रॉसिंग ओवर, क्या क्रॉसिंग ओवर यहाँ नहीं हुई होगी, हुई होगी, लेकिन इधर और इधर सब कुछ सेम ही है। इस वाई के साथ डब्लू आया होगा तब भी ऐसे ही गैमेट बना होगा, इस वाई के साथ ये डब्लू आया होगा तब भी सेम गैमेट बना होगा। कहाँ है नॉन होमोलोगस, ये होमोलोगस है। दो एक्स आपस में होमोलोगस होते हैं, एक्स और वाई आपस में होमोलोगस हम मान लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी समझ में आया। अब क्या होगी इसके अंदर बच्चों, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि गैमेट किससे बनेंगे, मियोसिस से। तो दो और नए तरीके के गैमेट्स बनेंगे या नहीं, कौन से, चलो पहले मुझे दो नए गैमेट्स बताओ कौन कौन से बनेंगे। बनेगा, चार गैमेट्स बन गए, ऐसे ही बनते हैं। इसके कैसे बनेंगे बच्चों, इसके तो दो ही तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं। एक तो वाई डब्लू, और एक हमारा वाई क्रोमोसोम, जो कि बेचारा, ये लो, इसका हम सेंट्रोमियर वाइट से बनाते आ रहे हैं तो हमने ये बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक बार ये सब इसके साथ जाएंगे, है ना। पहले बनाओ इसको फिर देखते हैं। वाइट है ना, ब्लैक नहीं है ना।
क्या हुआ? ये क्या बात हो रही है यहाँ पे? बच्चों गैमेट समझ में आए कैसे बने? ये दोनों लास्ट वाले किससे बने हैं? क्रॉसिंग ओवर से। और ये कैसे हैं? जो पेरेंट्स के थे। ठीक। ओके बच्चों कर लो। मैंने किसी का नहीं, मैंने तो आंसर की दे दी थी। अपने आप कर लो। सर ज्यादा नहीं है, 36 पेपर ही तो है। हाँ। नहीं नहीं, यहाँ के अकेले 36 है। पता नहीं, ये भी सर को पता होगा, सर हैंडल करते हैं। क्या? तो चेक करने से क्या होता है बच्चों? मेरे पास बैचेस बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं है थोड़ा सा भी। आंसर की दी है ना मैंने तो। मैंने किसी और चीज। हाँ। हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत है। चलो बच्चों ये देखो। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बच्चों? एक बार ये वाला क्रोमोसोम इन सब के साथ जाएगा, और दूसरे टाइम में ये वाला इन सब के साथ जाएगा। होगा या नहीं होगा ऐसा? ठीक है। अब कितने आपके पेरेंट्स, वो प्रोजनी बनेगी 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को ही कॉपी पेस्ट करेंगे, इतनी मेहनत क्यों करनी। अरे मेल जो है वो अलग नहीं हो जाएंगे? रुको। हाँ, ये हमारी क्या बनाने जा रहे हैं अब हम? F2 जेनरेशन। और हो सकता है अभी चेक भी ना हुए हो, हमें साथ में मिलके करने हो। मे बी, माइट बी पॉसिबल, आई डोंट नो। यहाँ देखो, यहाँ देखो। एक है कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, और एक है आपका क्या, वाई क्रोमोसोम। तो चलो पहले हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, प्रोजनी सारी यहाँ पे ही बना दूं बच्चों। अंदर ही लिख देते हैं इसके। क्या क्या है? कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई। और उधर क्या आएगा सबके पास? क्या ये क्रॉस करने नहीं आएगा? न्यूमेरिकल आ सकता है इस चीज के ऊपर। तो बस एक क्रॉस से मैं तुम्हें समझा रही हूँ, दूसरे का तो मैं भी तुम्हें बस डेटा बताऊंगी। ठीक है। कैसे? नहीं नहीं, क्रोमोसोम में पढ़ रहे हैं ना। अरे तुम्हारा सेंट्रोमियर लो। कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों टाइम वेस्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रह जाएगा। पहले इसको करो और फिर मुझे कुछ चीजें बताना। लगेगा तो सही थोड़ा सा। हो जाएगा, प्रैक्टिस कर। हाँ। अच्छा बच्चों अब इधर देखो जरा। ये हमारा फर्स्ट पेरेंट था या नहीं था? ऐसी फीमेल ली थी हमने, इधर देखो पहले। ऐसी फीमेल ली थी, याद करो। ये फीमेल थी। तो इसको मैं लिख दूं, ये कैसा है? पेरेंटल। पेरेंटल मतलब जो किसकी तरह है? पेरेंट की तरह। क्या ऐसा कोई पेरेंट था? इधर देखो। कौन सा? इसी का ही। अभी जो हमने पेरेंट लिया था, ये रहा। तो ये भी कैसा है बच्चों? हाँ, मतलब दोनों में पेरेंटल आ रहा है। क्या ऐसा हमारे पास कोई पेरेंट था? तो ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट है ना, कुछ नया हमको मिला है। ये क्या है? क्या यहाँ ऐसा कुछ मिला था हमें?
ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट। समझ में आया? चलो इधर आओ। ये पेरेंट था किधर, ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा है? हाँ हाँ, अभी पहले लिखने से पहले देखो और समझो इस चीज को, फिर नहीं आएगा दोबारा समझ में। याद करो ये हमारा फर्स्ट वाला पेरेंटल है ना? तो ये भी हमारा कैसा है? और ये कभी नहीं था, ये नहीं था, ये कैसे बने? क्रॉसिंग ओवर से। तो ये भी कैसे हैं बच्चों? रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। इतने में कोई प्रॉब्लम? नहीं, 50% नहीं है, ये तो हमने हर प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ किया। अभी मैं तुम्हें इसकी परसेंटेज बताऊंगी। इस केस में बच्चों हमें पेरेंटल की एक परसेंटेज मिली और रिकॉम्बिनेंट की एक परसेंटेज मिली। अब मेरी बात सुनो, जो तुम मुझे बोल रहे हो 50-50, ये तब पॉसिबल होता जब या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती या क्रॉसिंग ओवर से हमेशा ही चांसेस होते कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे हो ही जाएंगे, तभी तो तुम्हें 50-50 मिलता। पर यहाँ तुम क्या पढ़ रहे हैं? लिंक्ड जीन्स। हो सकता है रिकॉम्बिनेशन हो सकता है रिकॉम्बिनेशन ना हो। तो हमें यहाँ पे ऐसे केसेस में बार बार 98.7% तो क्या मिल रहा था? पेरेंटल। और रिकॉम्बिनेंट्स कितने मिल रहे थे? ये तो हमने अपने तरीके से समझने की कोशिश करी है कि क्रॉसिंग ओवर ऐसा होता है तो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। जब उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो उनको रिकॉम्बिनेंट वाला, यानी ऐसे वाली जो फीमेल्स हैं, ऐसी वाली जो फीमेल्स है, जैसे इनके पास क्या कैरेक्टर होगा? वाई प्लस का क्या मतलब है, देख के बताओ। क्या है वाई? ब्राउन। फीमेल उन्हें कितनी मिली? जब बार बार उन्होंने क्रॉसिंग करी तब उन्हें पता लगा कि जो पेरेंट वाले कैरेक्टर्स हैं वो बार बार जो है हमें ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब कि वो लिंक है जीन्स। लेकिन हम हमेशा पेरेंट को वही चूज कर रहे हैं ना, ये वाले, और इनके बाद जो F1 आया वही। नहीं, यही डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाई थी इन्होंने, है ना? हाँ पूछो अर्णव, क्या पूछ रहे हो? हमारा भी, मैंने आपको एक बार और बताया था कि 99.9% जो हमारा डीएनए का कॉम्पोजिशन है वो पूरा सेम ही है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ये डेटा किसको लेकर है? हमने कौन से दो कैरेक्टर्स लिए थे, एक तो बॉडी और आई कलर। ये किसका है? बॉडी एंड आई कलर। उसके अंदर मुझे पेरेंट्स कितने मिल रहे हैं? पेरेंटल वाला 98.7 और रिकॉम्बिनेंट मतलब 1.3, यानी रिकॉम्बिनेंट काफी कम है। इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों जीन्स थोड़ा पास पास हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा चलते हैं। पहले ये लिख लो। हाँ ये तो मैं भेजूंगी। हाँ इसको लिख लेना बच्चों, ये पूरा जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही है समझने में? आराध्या, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन हाँ, थोड़ा सा बताऊंगी बस। प्लांट के पास? कहाँ है प्लांट? ये प्लांट है? ये ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला तो फ्रूट फ्लाई है, इंसेक्ट है। बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पर्म इंट्रोड्यूस कर दिया या वही मेल और वही फीमेल को छोड़ा ब्रीड करने के लिए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नहीं तो उनके बच्चे कैसे होंगे फिर? तो फिर क्यों मारना है? नहीं ऐसे पाप नहीं करते। ये हो गया। पहले ये लिखो, इसके बाद दूसरे क्रॉस का डेटा भी मैं तुम्हें बताती हूँ और फिर तुम मुझे बताओगे।
हो सकता होगा क्योंकि बहुत वैरायटीज हैं, पर मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं है। हाँ, ड्रोसोफिला में जब हमने देखा तो पेरेंट जैसे ज्यादा मिल रहे थे, रिकॉम्बिनेशन कम मिल रहा था। वो डिपेंड करता है हम कौन से जीन की बात कर रहे हैं, है ना। हम एक एक जीन को पकड़ पकड़ के रिकॉम्बिनेट निकाल रहे हैं ना, उससे हम पता लगा सकते हैं जितने परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा दूर है। उतना नहीं पढ़ना पड़ता। डन। चलो बच्चों, क्वेश्चन दूंगी अभी, उससे पहले पहले इस डेटा को हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें दूसरा डेटा भी देने वाली हूँ। परसेंटेज की तो जरूरत है, अभी बताते हैं कैसे नहीं हो पाएगी। इधर देखो, ठीक है। एक क्रॉस ये था बच्चों, दिस इज क्रॉस वन। एक और क्रॉस करवाया था उन्होंने, किस किस के बीच में करवाया था बच्चों? वो क्रॉस था आई कलर के और विंग के बीच में, ठीक है। तो दूसरा क्रॉस किसके बीच में था? आई कलर और विंग साइज के बीच में। अब उसमें हम देख लेते हैं कि कितना पेरेंटल मिला और कितना रिकॉम्बिनेंट मिला, जरा इधर देखते हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, अभी बता रही हूँ, सिर्फ तुम्हें डेटा दे रही हूँ, वो नहीं बता रही। अच्छा, अब मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। तो बच्चों केस टू जो है, इसमें आई कलर और विंग साइज का जब हमने क्रॉस कराया, तो मुझे यहाँ पे पेरेंटल मिला अप्रोक्सीमेटली 62.8, और 100 से माइनस कर दो, रिकॉम्बिनेंट कितना हो जाएगा? लगभग 37%। ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों का क्रॉस कराया तो मुझे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट की ये वाला परसेंटेज मिला, आई कलर विंग साइज का कराया तो ये मिला। अब हमने स्टार्टिंग से ही हमें ये पता है कि ये सारे जो भी जीन्स है ये कौन से क्रोमोसोम पे है बच्चों? कौन सा क्रोमोसोम बना रहे हैं हम इतनी देर से? ये रहा तुम्हारा सेंट्रोमियर। चलो सेंट्रोमियर उधर ही बनाते हैं, क्योंकि हम जब से यहाँ बना रहे हैं। ये कौन सा क्रोमोसोम है बच्चों? और एक्स क्रोमोसोम पे ही बॉडी, आई और विंग के तीनों के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है या बताया गया है आपको डेटा के अकॉर्डिंग कि आई कलर और विंग साइज में रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब ये वाले जो दोनों जीन्स हैं ये दूर दूर है। समझ में आया? तो मान लो आई कलर का जीन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, देख के बताओ। आई कलर के रेड, किसका? रैंडम नहीं है, सब एक्चुअल है, ठीक है। बुक में से ही दिया है ये मैंने तुम्हें। और विंग साइज का क्या है बच्चों? एम। तो यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा चलो, एक और चीज, पहले मेरी बात सुनो। थॉमस हंट मॉर्गन जो थे, उनके एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था स्टुअर्ट वंट, कुछ ऐसे करके नाम था, स्टुअर्ट वंट करके। हाँ, स्टुअर्ट वंट ऐसे ही है। इन्होंने बच्चों ये बताया कि परसेंटेज जितने भी ज्यादा होगी किसकी, देखो, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन is directly proportional to crossing over, inversely proportional to distance, inversely proportional to linkage। समझ में आया? It is inversely proportional to distance, it is inversely proportional to linkage and directly proportional to crossing over। ठीक है। नहीं नहीं, कि जितनी ज्यादा, लेकिन इसके साथ डिस्टेंस ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा, तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट फिजिक्स मत अप्लाई करो प्लीज, ठीक है। समझो इस चीज को। अब इन्होंने बच्चों ये यूनिट दी दैट कि अगर आपको 1% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं, सुनते जाना, अगर आपको 1% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब कि एक जीन और दूसरे जीन के बीच का जो डिस्टेंस है जिसमें आप रिकॉम्बिनेशन फाइंड कर रहे हैं वो है 1 सेंटीमॉर्गन। cm इज सेंटी मॉर्गन।
हाँ, 1% रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। ये क्या है? सेंटीमॉर्गन इज दी डिस्टेंस। हाँ, क्योंकि मॉर्गन के क्या थे? मॉर्गन के स्टूडेंट थे ना, मॉर्गन टीचर थे, तो वो सब नहीं है भाई, मीटर कहाँ हो जाएगा। मॉर्गन यूनिटी अलग है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम, बहुत ही छोटा। देखो आप डीएनए के बिल्कुल छोटे 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 उस पे चल रहे हो, बहुत स्मॉलर पीसेस हैं। रुको, अभी करते हैं। 1 सेंटीमॉर्गन हम्म। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको फिजिकल उस क्वांटिटी से कभी कंपेयर ही नहीं किया गया है यहाँ पे, यही लिखा है। सिर्फ एक रिलेटिव डिस्टेंस है जीन्स के बीच का, कि ये इससे हाँ, सही बोल रहा है। नहीं, पर कितना ज्यादा परसेंटेज आ रहा है उसके हिसाब से, ये तो उन्होंने सोचा ना कि जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं, मतलब उतना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उतना ज्यादा डिस्टेंस है। और 1% रिकॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने बोला कि कितना हो जाएगा वो, 1 सेंटीमॉर्गन। अब सपोज करो, देखो आपके पास दो जीन है, एक है ए बी सी, तीन जीन्स है मान लो। ए और बी के बीच में आपको मिल रहे हैं 5% रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन खुद से बना रही हूँ, फिर वैल्यू गड़बड़ भी हो सकती है, मैं ठीक कर दूंगी। ए से सी के बीच में है 10% रिकॉम्बिनेंट, और बी से सी के साथ आ रहे हैं आपके वापस से 5% रिकॉम्बिनेंट। ऐसे क्वेश्चंस आए अगर कि आपको जीन पे इनकी लोकेशन बतानी है बच्चों, मान लो ये रहा सेंट्रोमियर, तो बता पाओगे कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है? बताओ। चलो आपके कहने पे चल रहे हैं हम। ए, डिस्टेंस बताओ। सेंटी, आप देखा, समझ में आया? अब ये तो बहुत सिंपल चीजें थी। 5% रिकॉम्बिनेंट, अब जितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट उतना सेंटी मॉर्गन, उतना डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल है ये, समझ में आया? टफ है ये। किसको? अभी तो पढ़ाया ही नहीं है उन्हें मैंने, ये लिंकेज ये वो पढ़ेंगे भी नहीं। ये 12th का है, उनको भी नहीं। तुम्हें आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको। आता तो है उनको, लेकिन क्वेश्चंस गड़बड़ा जाते हैं। क्या? नहीं, नहीं, उनकी नॉर्मल चलती है, वो भी नहीं पढ़ते। आप मेरी बात सुनो बच्चों, अब हमारे पास रियल डेटा है, ये रहा, आ जाओ। वी हैव रियल डेटा। अब डेटा इतना ही है, और ये थोड़ा इनसफिशिएंट डेटा है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिखो लिखो डेटा। और तुम लोग ही मुझे बता सकते हो। नहीं, जब तक थर्ड क्रॉस नहीं होगा हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कौन सा जीन आगे पीछे, इसलिए मैं बोल रही थी इनसफिशिएंट डेटा है। पर फिर भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग रहा है क्या, कि बॉडी और आई वाला जो जीन है वो थोड़ा पास है, और आई कलर और विंग साइज वाला जीन जो है वो थोड़ा सा दूर है। फिर भी हो जाएगा ये। पहले हम इसे मिटाते हैं, दोबारा करेंगे। नहीं नहीं, करना ही नहीं है। चलो बच्चों, तुम मेरे को पोजीशन बताओ इसकी सॉल्व करके। क्रॉस व्रॉस कुछ नहीं करना, डेटा है तुम्हारे पास, तुम्हें बस बताना है कौन सा जीन।
पहले मेरे को बनाकर दिखाओ बच्चों, चलो यही क्वेश्चन है। मुझे बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज की लो। देखो एक चीज देखो, देखो ये तो आपको पता है, देखो इतना डेटा आपको पता है कि आई कलर और विंग साइज कैसा है, दूर दूर, तो ये तो दूर हो गई। और आई कलर के बिल्कुल पास में क्या है, बॉडी कलर। अगर हमारे पास तीसरा डेटा होता तो हम बॉडी कलर को लगा सकते थे कि वो इधर आएगा या इधर आएगा, तो हमें बॉडी कलर की नहीं पता है लोकेशन एग्जैक्ट, लेकिन कुछ कुछ ऐसा। समझ में आया? अगर आपके पास पूरा डेटा होगा तो आप मैप कर सकते हो चीजों को, जितना परसेंटेज उतना सेंटीमॉर्गन। ठीक है, देखो ये तो हमने ऐसे ही कर लिया, जैसे हमें पता है आई कलर और विंग साइज क्या है। हम्म, तो हमें पता है आई कलर और विंग साइज थोड़ा सा दूर है। अब जहां आई कलर है उसके बिल्कुल पास में 1.3 सेंटीमॉर्गन दूर क्या होगा, बॉडी कलर। वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। अब वो इधर इधर किधर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बॉडी कलर और किसका डेटा नहीं है बच्चों, विंग साइज का। अगर हमारे पास उसका भी डेटा होता तो हम आराम से रिलेशन बना के यहाँ पे कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते। पर हमें इतना जरूर पता है कि ये दोनों जीन पास हैं और ये दोनों जीन जो है ये दूर है। हाँ, समझ में आया? डन। तुम्हें सेंट्रोमियर से बहुत प्यार हो गया लगता है। जरा मैं देखती हूँ अगर एक लिंकेज का क्वेश्चन मुझे मिले तो, नहीं तो फिर क्लास खत्म करते हैं। 25, 24, 24। मैं एक लिंकेज का क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ बच्चों, फिर तुम्हें क्वेश्चन करा के। अरे बच्चों बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर क्यों बता रही हूँ मैं तुम्हें बच्चों, एक क्वेश्चन करोगे परसेंटेज वाला, शौर्य? क्वेश्चन दे दूं? हाँ, हाँ पूरा प्रॉपर परसेंटेज दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों, वो क्वेश्चन करके दिखा दो, मैं समझ जाऊंगी तुम्हें आ गया। ठीक है, हटाऊं इसको? थोड़ा एक जनरल आइडिया तो लगा आप लोगों को कि नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वही उसका सेंटीमॉर्गन है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं है, ये आएगा, आएगा आएगा। एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन लिखो। बच्चों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स में करना। किसने? अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अर्णव क्वेश्चन लिखो। शौर्य बात नहीं बच्चे। अरे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लिख देंगे।
परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। नहीं, फिर भी हम तुम्हारे लिए ऑप्शंस भी लिख देते हैं ताकि सारे बच्चे मुझे एक बार बता दें। देखो, बोल लिखते ही आंसर आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत देर हो गई है पढ़ते हुए। एक बार इसको सॉल्व करके देख, मतलब थोड़ा पढ़ के देखो, मैं भी देखती हूँ पढ़ के। सही बोल रहे हो। ये वैल्यूज तो मैंने लिखवाई ही थी। चलो कुछ वर्बल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती हूँ, मेरे पास पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस पड़े हैं लिंकेज से जो कभी आए होंगे। एनएससी जेएस के नहीं है, किसी और पेपर में आए होंगे। मॉर्गन के तो फिक्स थी ना परसेंटेज। तो उसमें डेटा दिया होगा ना, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे मॉर्गन। ये तो डायरेक्ट है। अच्छा चलो बच्चों, मेरे सवालों के जवाब दोगे अब तुम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग meiosis to explain Mendel laws was done by द कॉन्सेप्ट ऑफ। अच्छा चलो मैं तुम्हें ऑप्शन भी देती हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की। किसने दी? सटन एंड बावरी। सटन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग meiosis। शांत शांत शांत। सटन। सुनने दो बच्चों, शांत रहो। जब पूरा मैं क्वेश्चन बोलूंगी सिर्फ हाथ उठाना, तब मैं पूछूंगी। क्वेश्चन सुनो पहले जो था, द कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग meiosis टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ वाज यूज्ड बाय, है ना। ये तो बताया था मैंने कि मेंडल के फैक्टर को कंपेयर किया गया था किससे? क्रोमोसोम से। किसने किया था? सटन एंड बवरिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म वाज, पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, लेकिन ड्रोसोफिला है तो भी ठीक है। ठीक, और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। अच्छा चलो सुनो, क्वेश्चन सुनना, ऑप्शंस नहीं दूंगी, आंसर चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes was explained by। एक सेकंड एक सेकंड, दोबारा से। ठीक है सुनो शौर्य, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between gene was explained by मॉर्गन। ये नीट 2019 का सवाल था, नीट 2019 का। अब दोबारा से नीट का 2019 का। ठीक है चलो एक नीट का क्वेश्चन और पूछते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। सुनो मेरी बात। व्हाट मैप यूनिट, ब्रैकेट में लिखा है सेंटीमॉर्गन, इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि जो सेंटीमॉर्गन यूनिट है उसको हम जेनेटिक मैप को कंस्ट्रक्ट करने में यूज करते हैं, कौन सा जीन कहाँ है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, ऑप्शन बताने इनमें से क्या सही है। A unit of distance between two genes represent 100 crossover. A unit of distance between gene on chromosomes represent 1% crossover. A unit of distance between gene on chromosome represent 50% crossover. A unit of distance between two expressed gene represent 10% of crossover. 1% मैंने आपको बताया था
क्रॉसओवर से, तो जितना ज्यादा क्रॉसओवर, और 1% इज इक्वल टू 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और पूछूं? पूछते हैं। अच्छा, ये तो नहीं कर पाओगे अभी तुम। चलो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा चलो सिंपल क्वेश्चन। इन अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सुनो अब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाउ मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस? हाउ मेनी फैक्टर्स? ठीक है, खत्म करें आज की क्लास। समझ में आया? एक बार लिंकेज रिकॉम्बिनेशन को रिवाइज जरूर कर लेना, नहीं तो साफ हो जाएगा ये। और नेक्स्ट क्लास में हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, यानी हम जनरेशन टू जनरेशन बीमारी होने के कितने % चांसेस हैं उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बाय बच्चों।